नमस्कार दोस्तों। अभी सोडियम क्लोराइड को हम देखते हैं। ये Na और Cl से बना है। ठीक है, कुछ होता है, क्यों होता है? गलनांक उतना कुछ होता है, क्यों होता है? क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि MgCl2, NaCl, AlCl3 प्रकार के यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, ऐसे यौगिकों में कौन से प्रकार का आबंध पाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस NaCl का उदाहरण लेते हैं। NaCl जिसे हम साधारण नमक कहते हैं या रासायनिक भाषा में इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इससे आप अवगत हैं। सामान्य नाम साधारण नमक, जो हम लोग रसोई घर में इसका उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड को हम देखते हैं, ये Na और Cl से बना है। ठीक है, अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हम कहेंगे 11, और Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। ठीक है भाई। और Cl का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इन दोनों के बाह्य कोश को देखिए, ये इसका सबसे भारी कोश है और ये Cl का है। ठीक है, तो Na अपना अष्टक बनाने के लिए अपने बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पे ये कौन सा आवेश ग्रहण कर लेता है? धनावेश ग्रहण कर लेता है। हम कहेंगे Na+ आवेश इसके पास आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखिए, Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग नहीं कर सकता, तो ये क्या करे? ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये कौन सा आवेश ग्रहण कर लेगा? ऋणावेश ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब दोनों के पास विपरीत आयन आ गए। सोडियम के पास धनावेश स्थिति में आ गया और ये ऋणावेश स्थिति में आ गया। अब यहां देखिए, सोडियम के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। इसको हम यूं व्यवस्थित कर देते हैं। जब इसकी Cl के साथ निकटता आती है, Cl के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये सोडियम क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाए, और ये Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो अष्टक पूरा हो जाए। तो Na जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो Cl उसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो दोनों का एक बंध बन जाता है। क्योंकि विपरीत आवेश के कारण एक बंध बना लेते हैं, उसी बंध को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंध। ये विपरीत आवेश होने के कारण एक प्रबल इनके बीच में आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल से ये जुड़कर NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है? 2। उसी का उदाहरण हम देखते हैं। मैग्नीशियम, इसके अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन यूं दर्शाएं। Cl के वही 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, या आपने यहां तक नोट कर लिया है तो इसको ऐसे लिख देते हैं।
ये देखिए मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये Cl के साथ संयोग करेगा। Cl की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ये। अब आप देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक बनाने के लिए, तो हमें 1 Cl की और आवश्यकता होगी, और उसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था सेम होगी। तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो MgCl2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनके बीच में इनके आकर्षण से, आकर्षण किसका, धनावेश या धनायन और ऋणायन के प्रबल आकर्षण से जो बंध बनता है उसको कौन सा बंध कहते हैं, आयनिक बंध। इसके अलावा आप एक चीज देखिए, हमने Na का उदाहरण लिया, आप एल्यूमिनियम का उदाहरण ले सकते हो। ये क्या है, धातु, और Cl क्या है, अधातु। तो हम कह सकते हैं धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने आबंध को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आप देखिए इलेक्ट्रॉन धातु ने किसको दिया, अधातु को, धातु ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, अधातु। तो हमने क्या कहा, यह हमारी परिभाषा हो गई, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो हमारी आयनिक बंध की परिभाषा हो गई, ये परिभाषा हो गई हमारी आयनिक बंध की। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हो गए, तो हमने कहा NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध, तो NaCl का उदाहरण दे सकते हैं, MgCl2 का उदाहरण दे सकते हैं। और जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। जिन यौगिकों में आयनिक बंध, अब NaCl सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है, हमने कहा अभी हमने उदाहरण से क्या है, आयनिक बंध पाया जाता है। तो ये कौन से, किसका, इसमें ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो हम कह सकते हैं आयनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई, बहुत सरल तरीके से हम लोगों को समझना है। जितना हम आसान रूप से विषय वस्तु को समझेंगे वो हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगी। तनाव की स्थिति में हम विषय वस्तु का आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते। तो आयनिक बंध आपके समझ में आ गया, आयनिक यौगिक आपके समझ में आ गया। अब आयनिक यौगिक कौन कौन से वो भी समझ में आ गया आपको, कि धातु और अधातु से बने यौगिक, यानी जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। तो उदाहरण हम दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो ये यौगिक कौन से हो गए, हमारे आयनिक यौगिक। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों की विशेषताओं की बात करते हैं कि आयनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती है।
आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि आयनिक यौगिक जो है उनके मध्य धनायन और ऋणायन का एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, उसी के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठीक है, नंबर 2, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, क्यों होता है? क्योंकि इस प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्या होती है? ये भंगुर प्रकृति की होती है। और भंगुर प्रकृति क्या होती है? जिन पर चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उसको भंगुरता कहते हैं, है ना। तो आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। नंबर 4 विशेषता, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। या हम कह सकते हैं जल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं या अविलय होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 5 बात, 5वीं विशेषता क्या होगी इसकी? आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ठीक है, क्या क्या है आयनिक यौगिकों की विशेषता? कि आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं, जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है। ठीक है, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इनका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। जलीय विलयन। अब आपको पूछ लिया जाए आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो हम कहेंगे कि जल में ये अपने आयन मुक्त कर देते हैं और गतिशील आयन होने के कारण ही आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आयनिक बंध, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है। कैसी लगी क्लास? कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।